चलिए बच्चों, आज जो आपका टेस्ट हुआ है उस टेस्ट का जो सॉल्यूशन है वो आपके लिए मिलने वाला है। और देखते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस किस प्रकार के थे और किस प्रकार आपने सॉल्व किए, उसके बारे में जानते हैं। रीजनिंग का पेपर बेहद ही सरल बनाया गया था इस बार। पिछली बार थोड़ा मॉडरेट था, इस बार बहुत ही सिंपल बनाया गया था कि आप सभी कर सको और थोड़ा सा आपका विश्वास ऊपर हो, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए थोड़ा सा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड, मतलब ये क्या है, एनालॉजी का क्वेश्चन है बेटा। किस प्रकार देखो संबंधित है, तो देखें आप, देखो 19 दूनी 38 कह रहा है वो कि 19, देखो 19 टू ज़ा 38 और माइनस किया है 4। ठीक है, तो आ गया 34। यहाँ उसने किया 5 टू ज़ा 10 और माइनस किया 4, तो आ गया 6। अब देखो यहाँ उसने पूछा 27 इंटू 2 करेंगे, आएगा 54 और माइनस के हुआ 4, कितना बेटा 50। अरे समझे कि नहीं समझे, कितना हुआ 50 हो गया। ठीक है, यहाँ देखें बेटा, यहाँ भी कुछ नहीं था, ये एक एनालॉजी का ये भी एक क्वेश्चन था। तो देखें आप, यहाँ क्या है 4 3 16, यानी देखो 4 तिया 12, 12 प्लस 4 16। क्या कह रहा है वो कि 4 तिया 12 और 12 में अगला नंबर जोड़ा है 4, तो आ गया 16। ठीक है, अगला है बेटा 6 चौके 24 और 24 में जोड़ा है 4, 24 और 4 बेटा 28। ठीक है, अगला क्या है बेटा 8 दूनी 16। देखो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 8 दूनी 16, 16 और 4 बेटा 20, कितना आ गया 20। अरे समझे कि नहीं समझे, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आगे बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है कि विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस, मतलब सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखें 16 और 4 20, 20 और 4 24, 15 माइनस 2 7 और माइनस 2 आ जाएगा बेटा 15 माइनस 13, एक्स एम। बेटा एक्स एम एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे भी चेक कर सकते हैं, +3 हो रहा है, उसके बाद टी और एस यानी -1 और -1 हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे वो आपसे कह रहा है कि ऑड वन आउट का नंबर पूछा है आपसे। तो देखें सभी में, देखो ये क्या है, सभी में दोनों अपोजिट हैं, यहां तक सब ठीक है, लेकिन आगे देखो आगे क्या है, यदि मैं 5 माइनस के 3 कर दूं तो 2 आ रहा है, यानी कि ई आता है 5 पर, -3 करने पे बी आ रहा है। देखो बी आता है 2 पर भी आता है और 28 पर भी आता है, और 28 -3 करने पे आ रहा है 25, और 25 पर क्या आता है मेरे बच्चे, वाई आता है। यहाँ पर देखें जे आता है 10 पर और -3 करने पे आता है 7, और 7 पे आता है जी। लेकिन इस वाले ऑप्शन में 7 माइनस यदि हम 3 करते हैं तो 4 आता है, और 4 पे आता है डी, तो डी ना आकर के ई आ रहा है। क्या आ रहा है, ई आ रहा है। बेसिकली वो क्या रहा था कि दो अपोजिट हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले, और जो बीच का जो लेटर है वो पहले में से -3 करने पर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए बेटा ब्लड का क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ नहीं था, उसने पूछा कि देन हाउ इज एन रिलेटेड टू बी। मैंने बताया आपको कि यदि आपके पास सिंबल वाले क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं। तो उसने कहा एन प्लस डी, तो एन इज द हस्बैंड ऑफ डी, एन इज द हस्बैंड ऑफ डी। हस्बैंड है तो प्लस और डी का है तो माइनस। डी हैज जेड, तो डी इज द मदर ऑफ जेड, डी इज द मदर ऑफ जेड। और जेड डॉलर बी, जेड इज द फादर ऑफ बी, जेड इज द फादर ऑफ बी। उसने कहा हाउज एन, एन डी बी से किस प्रकार, तो एन कौन है बेटा, एन दादाजी है, एन इज पेरेंटल ग्रांड फादर ऑफ बी। तो पहला ही ऑप्शन टिक हो गया बेटा, और आपको आगे चेक ही नहीं करना है। चलिए बेटा स्लॉग्स के क्वेश्चन देखो, सम रिंग्स आर फिंगर्स, कुछ रिंग्स जो है बेटा वो फिंगर हैं। ठीक है, सम फिंगर्स आर टॉयज, नो टॉय इज अ इयरिंग। चलिए भाई आगे आपसे कह रहा है कि नो इयरिंग इज अ रिंग, कि कोई भी इयरिंग रिंग नहीं है। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने आपको पढ़ाया है नोट नंबर 1 कि जब दो एलिमेंट्स के बारे में कुछ भी ना पता हो, कोई रिलेशन हमें नहीं पता हो, तो जो भी बात करते हैं पॉसिबिलिटीज में करते हैं। तो पहला गलत हो जाएगा बेटा। सम टॉयज आर रिंग, के कुछ टॉयज क्या हैं, रिंग हैं। सम टॉयज आर रिंग, टॉयज और रिंग का भी रिश्ता मुझे नहीं पता, तो इसमें जाएगा नाइदर नॉर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ना तो एक और ना ही दो। बेटा सीरीज का क्वेश्चन है, आपसे कहा था सीरीज कैसे करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि तो 4 4 के या 5 5 के पेयर बन रहे होंगे बेटा, और मुझे दिख रहे हैं कि 5 5 के पेयर क्लियर बन रहे हैं। देखो 5 का पेयर बना, 5 का पेयर, 5 का पेयर, तो एस आर यू सी टी, एस आर यू सी टी, एस आर यू ई, अच्छा सर ई आ गया है,
तो आर और यू और सी, आर यू और सी कहाँ रहा है? ओहो, इस बार तो ऑप्शन से करना पड़ेगा मतलब बेटा, ये सीरीज थोड़ी गड़बड़ सी लग रही है मुझे। 20 यानी कि 4 का बनाएं क्या? एस यू टी एस आर नहीं, मतलब ऑप्शन से ही रख के करना पड़ेगा बेटा। ऑप्शन रख के करते हैं तो देखो, आर यू ई एस टी, आर यू ई एस और टी, आगे वी और जी। ठीक है, क्या बन रहा है क्या? एस आर यू सी टी टी एस आर, वी नहीं बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं, आर वी डी एस टी यू एफ, आर वी डी एस टी यू और एफ, एस आर यू सी टी एस आर यू सी नहीं बनेगा बेटा, ये भी नहीं बनेगा। क्या बन रहा है इसमें, इसको देखते हैं एक बार। आर यू डी एस, आर यू डी एस टी यू एफ, एस टी यू एफ, इट मीन्स एस आर यू सी एस टी आर, एस आर यू एस आर यू सी टी एस आर यू डी एस टी यू ए एफ, यानी कि इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं डी ई एफ। अच्छा, मुझे इतना पता चल रहा है, देखो बेटा, हाँ पता चला थोड़ा सा। डी से प्लस हुआ है ई, ई से प्लस हुआ है एफ, तो ये हुआ कैसे, किस पैटर्न को फॉलो करते हो रहा है? अब देखो पता करते हैं। मतलब हमें इतना पता चल रहा है सीरीज में कि रिपीटेड सीरीज नहीं है, ये +1 वाली सीरीज है कुछ ना कुछ। तो देखो एस का टी, तो एस का टी हुआ है तो आर का एस हो जाएगा, आर का एस तो यू का तो आर नहीं होगा, यू का -3 होगा, तो सी का फिर क्या होगा? नहीं नहीं, ये क्वेश्चन बेटा इसमें कुछ मिस्टेक है। ये क्वेश्चन हो कैसे रहा बेटा? आर यू ई एस एस आर यू सी टी, एस आर यू सी टी, तो यदि इसको डी करें तो एस आर यू डी टी, डी से ई हुआ है, फिर एफ होगा, एफ भी होना चाहिए बेटा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो सी कैसे होगा, इसको आपने कैसे अंदाजा लगाया कि आर यू डी, देखो डी से बढ़ेगा ई और ई से बढ़ेगा एफ, तो मैं यदि ऑप्शन एलिमिनेट करूं तो देखो यहाँ पर कहीं भी डी नहीं है, ये कट जाएगा। यहाँ डी और एफ है तो वी है, वी नहीं आएगा बेटा, यू आर के साथ यू आएगा, क्या आएगा? यू आएगा, एस यू आर सी टी, कि यू से वी आएगा, हाँ वी आएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये क्या है, +1 वाली सीरीज आगे जा रही है बेटा। आगे चलते हैं बेटा। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है ये क्वेश्चन दो ही प्रकार से होते हैं, या तो डिफरेंस या 266, तो 11 और 36 में कितने का डिफरेंस है बेटा? 22 और 2 24, हाँ 22 और 3 25 का डिफरेंस है। 121 और 25 में कितने का डिफरेंस है? 85 में 60 65 64 का डिफरेंस है बेटा। इसमें कितने का डिफरेंस है? 66 66 और 15, 66 और 5 71, 81 का डिफरेंस है बेटा। इट मीन्स कहीं ना कहीं देखो बेटा, इसमें ये 5 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ 6 का स्क्वायर, 36 का डिफरेंस आना चाहिए। 36 दूनी 72 आ जाएगा बेटा, और 72 आते ही यहाँ डिफरेंस आएगा कितने का? 7 का स्क्वायर 49 का आएगा तो 72। समझ गए? मैंने कहा दो ही तरीके इसको, डिफरेंस या जो भी तरीका, डिफरेंस या मल्टीप्लीकेशन। आगे उसने कहा देखो 13 और 4 17, 13 + 4 17 और +6 23, 18 4 22 और 12 और 6 18। तो आगे देखें बेटा कहाँ है? 18 और 4 22 और 22 और 6 28। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए देख लेते हैं। नो स्ट्रिक इज अ लाइन, उसने कहा है कि स्ट्रिक क्या नहीं है बेटा? लाइन नहीं है, ठीक है। सम लाइन्स आर बेंड्स, कुछ लाइन क्या है बेटा? सम लाइन्स आर बेंड्स, अच्छा लाइन नहीं, मैंने सॉरी सॉरी सॉरी, उसने कहा सम लाइन्स आर बेंड्स, कुछ लाइन क्या है बेटा? बेंड है। ऑल बेंड्स आर फ्लैशेस, ऑल बेंड्स क्या है बेटा? फ्लैश हैं। अब कहा सम फ्लैशेस आर स्ट्रीक, क्या कुछ फ्लैश क्या है? स्ट्रीक है बेटा।
कुछ फ्लैश स्ट्रीक है, इसका मुझे कुछ भी नहीं पता, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा बेटा। सम फ्लैशेस आर स्ट्रीक गलत हो जाएगा। आगे आपसे कह रहा है कि नो फ्लैश इज अ लाइन, के कोई भी फ्लैश क्या नहीं है, लाइन नहीं है बेटा, ये भी गलत है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर, कोई भी सही नहीं है। चलिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है पहला बेटा, वो कह रहा है कि 8 फ्रेंड्स नेमली कशिश, अनामिका, जो भी नाम है बेटा उनके, ठीक है, अराउंड अ सर्कुलर टेबल, एक सर्कल टेबल के अराउंड बैठी है बेटा। चलिए, और सेंटर फेस कहाँ है, फेस सेंटर की, कशिश इज द सेकंड टू राइट ऑफ ट्रीना। हाँ, ट्रीना के राइट में कौन है बेटा, कशिश सेकंड है। क्या के से एक ही नाम है ना, हाँ के से एक ही नाम है, टी से भी एक ही नाम है, चलो ठीक है। हु इज नेबर ऑफ अमृता एंड वंशिका, अमृता, ए से कितना नाम है, 2 नाम है, तो अमृता कर लेते हैं और वंशिका कर लेते हैं। टी के अमृता और वंशिका, ठीक है भाई, दोनों पॉसिबिलिटीज जो बन रही थी दोनों दोनों बना ली मैंने। आगे आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि अंशिका इज नॉट अ नेबर ऑफ कशिश, अंशिका जो है कशिश की नेबर नहीं है। अंशिका तो मेरे पास आया ही नहीं है अभी, नाम क्या आया था वो, वंश का आया था, ठीक है। अंशिका जो है कशिश की नेबर नहीं है, तो कशिश नेबर अंशिका आई नहीं, चलिए कोई बात नहीं, तो लाइन फालतू की लाइन है। आकांक्षा, आकांक्षा सॉरी, आकांक्षा नेबर ऑफ कशिश। वंशिका इज द नेबर ऑफ युविका, वंशिका किसकी नेबर है बेटा, युविका, ये गलत हो जाएगा। यहाँ जाइए, वंश का नेबर है युविका की। चलिए, अनामिका इज नॉट अ बिटवीन आकांक्षा एंड दिशा, ठीक है, अनामिका जो है आकांक्षा और दिशा के बीच में नहीं है, तो बेटा अंशिका कहीं भी बैठ सकती है, ठीक है। दिशा इज नॉट बिटवीन युविका एंड अंशिका, ठीक है बेटा, समझ गया। दिशा कशिश की नेबर नहीं है, ठीक है बेटा। देखें पहले लाइन क्या थी, राइट ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वंश का इज नेबर ऑफ युविका, वंश का इज द नेबर ऑफ युविका, ठीक है। अनामिका इज नॉट अ बिट आकांक्षा एंड दिशा, अनामिका जो है इसके बीच में नहीं है, तो अनामिका यहाँ पे हो जाएगी बेटा। और कह रहा है आगे आपसे कि दिशा इज नॉट बिटवीन युविका एंड आकांक्षा, तो ये दिशा हो जाएगी, सॉरी ये आकांक्षा हो जाएगी, और ये हो जाएगी, क्या कर रहा हूँ मैं, ये दिशा हो जाएगी बेटा, और ये आकांक्षा हो जाएगी, समझ गए। ये आपके बैठ गए बेटा। उसने पूछा है कि दिशा और वंशिका के बीच यदि एंटी क्लॉकवाइज देखें कितने बच्चे हैं, दिशा और वंशिका, दिशा एंड वंशिका, दिशा कहाँ है बेटा, दिशा ये रही, वंशिका कहाँ है, वंशिका ये रही बेटा। एंटी क्लॉकवाइज देखना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि रिवर्स में देखना है बेटा। तो दिशा से देखो 1 2 3 4, कितने बंदे हैं बेटा, 4 तो ऑप्शन में नहीं है। तो यदि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ वन साइड देखूँ तो 2 है ऑप्शन में, 2 है ऑप्शन में, ठीक है ठीक है। दिशा और वंशिका से एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन में कितना है, 2, वंशिका से एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो 1 और 2, और दिशा से जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो 1 2 3 4 हैं, कितने हैं, 1 2 3 4। तो उसने कहा है कि बताइए दिशा और वंशिका, ठीक है बेटा, समझ गए। आगे बात करते हैं, देखो 6 पीपल आर सिटिंग ऑन अ रो, के 6 बंदे एक रो में बैठे हैं। ए सिटिंग टुवर्ड्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी एंड इमीडिएट राइट ऑफ सी। ए जो है कहाँ की ओर मुंह है इनका, कुछ कहने का जब कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब कि हमें इनको कहाँ मानना है, साउथ फेसिंग मानना है, सॉरी नॉर्थ फेसिंग मानना है। ए सिटिंग टुवर्ड्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ए है, और इमीडिएट राइट में है सी। चलिए, सी सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, सी जो है इमीडिएट राइट में है एफ के। डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ई, डी जो है इमीडिएट राइट है किसके, ई के। ई डी यहाँ हो सकता है, ई डी यहाँ हो सकता है, ठीक है। हु इज द लेफ्ट ऑफ एफ, हु यानी कि ई किसके इमीडिएट लेफ्ट है, हु इज द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है, ई और डी। देन वॉज 2 पीपल सिटिंग विद द सेंटर, सेंटर में कौन बैठे हैं, एफ और सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एफ और सी बैठे, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए भाई आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट अजम्पशन यानी कि लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। देखो, द एडमिजिबल एज ऑफ चाइल्ड जॉइन स्कूल एज 5 ईयर, कि एक स्कूल ज्वाइन करने की बच्चे की उम्र 5 साल होनी चाहिए। अजम्पशन क्या कह रहा है, क्यों ऐसा होना चाहिए। एट दिस एज द चाइल्ड इज फैमिलियर टू अडेप्टेबिलिटी, बेटा बिल्कुल सही है कि इस उम्र में बच्चा जो वहाँ पर स्कूल में जाकर एनवायरमेंट को अडेप्ट कर सकता है।
दूसरा है आफ्टर दिस एज किड्स डू नॉट लाइक गो टू स्कूल, क्या इस उम्र के बाद बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते हैं, ये बिल्कुल गलत है बेटा, वाहियात है बहुत ज़्यादा। तीसरा है स्कूल डू नॉट टेक एडमिशन टू ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोर देन 5 ईयर्स, कि जो बच्चे हैं जो स्कूल है वो एडमिशन नहीं लेते 5 साल के बाद, ये भी बहुत वाहियात है आपकी तरह। तो ओनली फर्स्ट इज फॉलो, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। अगला स्टेटमेंट है कि इन अ इलेक्शन कंडक्ट इन अ विलेज एक्स ओनली 20% ऑफ टोटल नंबर्स वुमेन इन द विलेज केम टू वोट, द नंबर ऑफ मेन इन द विलेज इज मोर देन, बेटा इससे मुझे कहीं भी पता नहीं चल रहा कि उसमें आदमी ज़्यादा है कि औरत ज़्यादा है, पहला गलत। दूसरा है जमसन सेकंड कि वुमेन हैड टू कुक फूड, बेटा ये क्या बात हुई, इसमें कोई बात ही नहीं, स्टेटमेंट ही, तो ये भी गलत है। तो नाइदर नॉर, क्या हो जाएगा बेटा, नाइदर नॉर। आगे बात करता हूँ बेटा, वो कह रहा है कि अंजलि इंट्रोड्यूस अ गर्ल, अंजलि एक गर्ल को क्या कर रही है मेरे बच्चे, इंट्रोड्यूस कर रही है। कैसे कर रही है कि सेड सी इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, के इसकी माता है, उसकी माता का कोई ग्रैंड सन है, यानी कि इसका बेटा ये इसकी क्या है, वाइफ है। ये इसकी क्या है बेटा, गर्ल क्या है, इसकी वाइफ है। हाउ इज अनिल रिलेटेड टू द गर्ल, अनिल का गर्ल से क्या संबंध है, तो अनिल गर्ल का कौन है बेटा, फादर इन लॉ। कौन है, फादर इन लॉ। समझ गए मेरी बात को। ग्रीन मीन्स येलो, येलो मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स जो भी है फलाना ढगाना दिया। उसने पूछा कि ह्यूमन ब्लड का कलर क्या है, ह्यूमन ब्लड का रेड, और ये उसने कहा है मीन्स। मैंने कहा था जब भी मीन्स करके पूछे तो आंसर हमेशा बैकवर्ड होगा, आंसर हमेशा बैकवर्ड होगा। तो रेड का बैकवर्ड क्या है, व्हाइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे पूछ रहा है कि पॉइंट आर इज द 10 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट आर जो है वो 10 मीटर नॉर्थ है किससे बेटा, ए से। किससे, ए से। पॉइंट के इज एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट आर एंड ए, यहाँ पॉइंट के है बेटा, एग्जैक्टली मिडिल में पॉइंट के है, ठीक है। पॉइंट एन इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट के, ईस्ट में 5 मीटर है कौन, ईस्ट में बेस्ट, सॉरी ईस्ट में है। इधर थोड़ा के लिख दें बेटा, एक मिनट रुकें, ये के इधर लिख देते हैं। तो ईस्ट में 5 मीटर कौन है बेटा, 5 मीटर है पॉइंट एन। चलिए पॉइंट एस इज 7 नॉर्थ ऑफ पॉइंट आर, आर के 7 मीटर नॉर्थ में कौन बेटा, पॉइंट एस 7 मीटर नॉर्थ। चलिए ये 5 मीटर ईस्ट है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड एन, एस और एन का बेटा ये पूछा है। देखो ये 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25 यानी कि 169, और 169 का हो जाएगा बेटा 13 यानी कि 13 मीटर। कितना हो जाएगा, 13 मीटर। चलिए बेटा ये क्वेश्चन इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको क्लास में बड़े तरीके से कराए गए हैं, ठीक है बेटा। क्लॉक के 2 क्वेश्चन लगातार देखिए। एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 क्लॉक इन द मॉर्निंग, देन हाउ मेनी डिग्रीज विल आवर एंड रोटेट व्हेन द क्लॉक इज 2 क्लॉक आफ्टरनून। बेटा 8 से 6, 8 से 2 कितने घंटे, 6 घंटे, और 6 घंटे में 1 घंटे में 30 डिग्री का, तो 6 घंटे में 180 डिग्री का। आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको सिखाया गया है कि घड़ी की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 घंटे में 6 गुणा 30 यानी कि 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आ क्लॉक स्टार्टेड एट नून बाई 10 मिनट्स पास्ट 5, यानी 5 बज करके 10 मिनट की बात कर रहा है। तो आवर एंड टर्न थ्रो, तो आवर एंड कितना जाएगा, तो 3 पंजे 30 पंजे 150, 150 और 5 155। देखो बेटा 12 से बात की उसने, नून से 12 से 5 10 तक, तो 5 घंटे और 10 मिनट, तो 5 गुणा 30, 5 तिया 150 प्लस 10 मिनट में 1 मिनट में आधे डिग्री का, तो 150 प्लस 5 यानी कि 155 डिग्री। बेटा आपको क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं टाइप फर्स्ट में, अरे कराए गए नहीं कराए गए हैं, दोनों क्वेश्चंस कराए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बेटा, टुडेज जूलॉजी प्रैक्टिकल विच आर फॉल्स ऑन थर्सडे, के भाई आज टुडेज जूलॉजी प्रैक्टिकल आज जो है वो प्रैक्टिकल है जूलॉजी का, जो कि थर्सडे को होना था। द नेक्स्ट जूलॉजी लैब विल टेक प्लेस आफ्टर फोर्टनाइट, ऑन विच डे नेक्स्ट जूलॉजी लैब विल टेक प्लेस, यानी फोर्टनाइट यानी कि अगले 15 दिन बाद। तो 15/7 करोगे बेटा, ऑड डेज आएगा 1, और थर्सडे से +1 करोगे आता है फ्राइडे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इसमें कुछ भी नहीं करना था। फाइंड द डे वीक 16 जुलाई 76, क्या बोला कि 16 जुलाई और 76 बेटा। देखो जनवरी 76 एक लीप ईयर है बेटा, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के 16 यानी कि 2 और 2 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 1 7, बचा कितना मेरे बच्चे, 2 बचा, 775। इसके बेटा 2 टुकड़े कर लेते हैं, तो 1700 और 75। 1700 का कोड आएगा बेटा 5,
और 75 में कितने लीप ईयर है मेरे बच्चे? 75 में 20 कितने, 19 चौके 76, 18 चौके 72, 18 लीप ईयर है। इसको काट दो बेटा तो 7 से जाएगा 4, इसमें बचेगा 7 से जाएगा 7 एकम 7, 0 15 7 19 14, यानी कि जाएगा कितने, 8 8 चौके 72, तो 3 इसमें बचेगा, 3 और 4 7 फिर कट जाएंगे, 5 और 2 7, यानी कि संडे आएगा बेटा। क्या गलती की हमने, 5 सॉरी 74 लेंगे, 75 लिया ना, तो 75 3 इसमें, 4 उसमें, 7 कट गया, 5 5 और 2 7, 7 से तो 0 आना चाहिए, 0 में तो संडे ऑप्शन में नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 2 2 और 2 4 और 3 7, और 3 6 और 1 7, बचा कितना, 2, 1775, 1705, 75 प्लस 18, क्या गलती की रे हमने, 1 मिनट रुको, कुछ यहाँ गलती की क्या, 1700 में कोड है 55310, और 75 साल प्लस 18 इसमें है लीप ईयर, तो 75 और 10 85, 85 और 8 90, 90 और 3 93, 93 2 ही आएगा यहाँ से, तो 5 और 2 7 और 2 9, तो 2 बच रहा है ना, 2 पे क्या आता है, अरे यार आ तो रहा है, मैं क्या कर भाई, वही आ रहा है सेम ट्यूसडे, उसी को करके आ रहा है 2, ठीक है, क्यों 4 और 3 7 करके वो 5 और 2 7 ही बचेगा, ठीक है, 2 बच रहा है। चलिए, डिप्लोमेसी में कितने पेयर है बेटा, आपसे पूछा है, देखो डिप्लोमेसी, इसमें देखो एक पेयर क्या है बेटा, आप देखोगे LMNOP क्या, CABCDEF, नहीं, कौन सा बनेगा, CDEFGHI, एक बनेगा C का और I का, ठीक है, और कौन सा बनेगा बेटा, OPQRST नहीं बनेगा, DEFGHIJKL, IJKLM, एक बनेगा I और M का, NOPQR, PQRST नहीं बनेगा, LMNOP, OPQ नहीं बनेगा, MN नहीं बनेगा, ABC नहीं, ZZ, CDEFGHIJ, ABCDEFG, MNOP, ये बनेगा M का और P का, MNOPQR, OPQRS, LMNO, 3 ऑप्शन, ऑप्शन में 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बेटा रैंकिंग का एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक जो बॉय ए है उसका नंबर है 21, ठीक है, बॉय बी है उसका नंबर है 28, दोनों आपस में पोजीशन चेंज कर लेते हैं, अब जो एक ही पोजीशन है वो 35 हो जाएगी, तो दोनों के बीच कितने बंदे हैं ये आपसे पूछा है, तो 35 माइनस के 21 कितना हो जाएगा, 35 माइनस के 21 14 बंदे हैं दोनों के बीच में, और एक ही पोजीशन, एक बार काउंट कर लिए -1 कर दोगे आ जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13, कितने हो जाएंगे बेटा 13। चलिए आगे आपसे पूछा है कि 7 टू द लेफ्ट ऑफ 6, तो 6 माइनस के 17, तो माइनस के बचेंगे बेटा कितने, माइनस के 11 और 26, -11 बेटा लेफ्ट हैंड से 26 -11 कर देते हैं तो आएगा 15, और 15 पे आता है O। फाइंड द रॉन्ग टर्म बेटा उसने पूछा है 1 4 8 16 31 64 और 127। मेरे बच्चे देखो गुणा 2 प्लस 2, देखो गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 प्लस 2, गुणा 2 माइनस के 1। यदि मैं यहाँ से इसको हटा करके और क्या लिख दूँ मेरे बच्चे, मैं लिख दूँ यहाँ पर 7, तो देखो गुणा 2 माइनस के 1 और गुणा 2 प्लस के 2, हमारा पूरा फॉलो हो रहा है इसमें। तो फाइन टर्म क्या है बेटा, रॉन्ग टर्म है इसमें 8, क्या टर्म है रॉन्ग 8। देखिए आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई है। इसका ट्यूसडे है, बिल्कुल ऑप्शन सही है, ये मैं थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, ठीक है, और कोई आपका क्वेश्चन रहा ही नहीं है। जो सीरीज का क्वेश्चन था वो बिल्कुल सही था, उसमें ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए थैंक यू क्लास। अभी आपका और सॉल्यूशन आएगा, दूसरा जो भी आपका सॉल्यूशन आना चाहेगा, जो भी रीजनिंग का, सॉरी जीएस का, मैथ का, मिलते हैं फिर आपसे। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई बच्चा,
इस वीक का भी टेस्ट हो गया, और इस वीक के टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे भाई लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको टेस्ट में दिक्कत आएंगी। और जिन बच्चों को लग रहा है कि उनको ये लेवल भी अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं, तैयारी अच्छी चल रही है मतलब, चलें भाई बिना देरी करे फटाफट आंसर देखते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। पहला सवाल क्या कह रहा है भाई, ऑन हुज ऑर्डर द फेमस सन टेम्पल एट मार्तंड वॉज डिस्ट्रॉय। किसके आदेश अनुसार मार्तंड सन टेम्पल जो था इसको तोड़ा गया। पहले है जैनुल अब्दीन, सिकंदर बुत शिकन मतलब सिकंदर शाह मीर, फिर अली शाह, फिर हबीब शाह। तो भाई इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, उस पे आने से पहले कुछ बातों को ऐसे डिस्कस कर लें भाई कि जो मार्तंड सन टेम्पल है भाई प्रसिद्ध है, ये पहली बात तो कश्मीर के क्षेत्रों में है। अब जिसको इतना पता है कि भाई कश्मीर में है, तो उसको ये तो पता लग जाएगा भाई कश्मीर के अंदर जिस व्यक्ति को बुत शिकन कहा गया, उसको बुत शिकन के तौर पे यहाँ लिखा गया था, वो थे सिकंदर शाह मीर। तो इसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर बी, शाह मीर। अब कश्मीर में ये टेम्पल है तो सही बेटा, इस टेम्पल का निर्माण करवाया था एक व्यक्ति है जिनका नाम था किंग ललिता आदित्य। ठीक है, ललिता आदित्य नाम के एक राजा थे जिन्होंने इस सन टेम्पल का निर्माण करवाया, और ये खुद कारकोता वंश से बिलोंग करते थे। उसके बाद बेटा जो पहला ऑप्शन है जैन उल अब्दीन, भाई इस व्यक्ति को द अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से जाना गया। तो पहले ही क्वेश्चन के अंदर जो मल्टीपल फैक्टर बन सकते थे, पहला चीज मार्तन सन टेम्पल है कहाँ पे, उसकी स्थापना किसने करवाई, जो राजा थे वो किस डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हैं, और उसके बाद उसको तोड़वाया सिकंदर बुत शिकन ने। और उसके बाद जो पहला ऑप्शन है जैनुल अब्दीन, ये वो व्यक्ति हैं जिनको अकबर ऑफ कश्मीर कहा गया है। मेडिवल इंडिया से सवाल था बेटा, आगे बढ़ते हैं भाई। Which among the following ruler had established an independent गुजरात सुल्तान। इनमें से किस राजा ने या किस सुल्तान ने गुजरात को एक सेपरेट और आजाद सल्तनत के तौर पे घोषित किया बेटा। तो इसका सही आंसर है आपका मुजफ्फर शाह। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो गुजरात जो है उस पे मुजफ्फरीद डायनेस्टी ने पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित किया था। तो मुजफ्फरीद अगर आपको याद होगा तो उसी से मुजफ्फर शाह आपका आंसर बन जाएगा। बाकी गयासुद्दीन, मोहम्मद शाह, अहमद शाह और बहादुर शाह, तो बेटा जो बहादुर शाह हैं ये तो भाई उनके टाइम पे थे, मुगल बादशाह हुमायूं के टाइम पे तो ये तो नहीं, लेकिन मुजफ्फरीद जो थे, तो सही आंसर बनना बेटा आंसर नंबर ए मुजफ्फर शाह। फिर उसके बाद अगला सवाल बेटा, द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर। भाई इतना तो पता था, इतना याद करके बैठे हुए थे हम। फिर उसने कहा कि अकबर ने इस सिद्धांत को बोरो कहां से किया, कहां से अकबर या किस क्षेत्र के एरिया से, किस एरिया के प्रशासन से प्रभावित होके ये मनसबदारी व्यवस्था ली गई थी। तो अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया और पर्शिया। देखिए बेटा, तो सही मायने में ये सारी जो प्रेवलेंसी थी, इसका सही आंसर हम बनेगा मंगोलिया से। हालांकि जो मनसबदारी व्यवस्था का संचालन है वो अफगानिस्तान के अंदर भी है, तुर्की से भी है, पर्शिया में भी एक समय, पर्शिया तो अलग चीज है, पर्शिया में अलग नहीं था नहीं, अफगानिस्तान और तुर्की वाले क्षेत्रों में प्रसिद्ध था। एक जैसे इक्तेदारी व्यवस्था थी कुछ उसी प्रकार से व्यवस्थित था ये, लेकिन मनसबदारी जो थी उसका अगर सही हम रूप ढूंढने की कोशिश करें तो सही आंसर बनता है चंगेज खान द टाइम ऑफ मंगोल्स। ठीक है, कोई अगर आपको वही कोई और आंसर लग रहा है तो प्लीज उसको हाईलाइट करेंगे और क्लास में उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, इनमें से कौन सा वाक्य, कौन सा कथन सत्य है और सही है। लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिवोल्ट बिकॉज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में भागीदारी लिया क्योंकि वो हड़प की नीति से परेशान थी। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति जो थी, इट वाज कॉइन्ड बाय द लॉर्ड डलहौजी, इसको लॉर्ड डलहौजी लेके आए। आपको सही आंसर फाइंड करना है भाई, क्या केवल एक, क्या केवल दो, या दोनों, एक और दो, या दोनों में से कोई सत्य नहीं। तो इसका सही आंसर है बेटा आंसर नंबर सी। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई हैं जिन्होंने इस नीति में भागीदारी लिया इसकी वजह से, और उसके बाद बेटा इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लाने वाले, जिस टर्म को कॉइन करने वाले जो व्यक्ति हैं बेटा वो हैं आपके लॉर्ड डलहौजी। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर बना आंसर नंबर सी। आगे बेटा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनमें से किसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता कहा गया बेटा। तो आप याद करें भाई 1885 के अंदर एक व्यक्ति थे ए ओ ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी मुंबई में गुरु तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। 72 डेलीगेट्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया। पहले जो वो थे रमेश चंद्र बनर्जी,
तो इसका मतलब अगर एओ ह्यूम इसके संस्थापक हुए तो इसका सही आंसर बेटा आपका एओ ह्यूम वो व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया भाई, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पिता हैं वो एओ ह्यूम माने जाते हैं। आगे देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। आपको मिलान करना है, आपके सामने लिस्ट दे रखी है, एक तरफ व्यक्तियों के नाम है और दूसरी तरफ उसमें मेंशन कर रखा है कि कौन से संगठनों का निर्माण किसने करवाया। तो गोपाल कृष्ण गोखले, एम मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी और वीर दामोदर सावरकर, ये चार आपके सामने ऑप्शन है। तो भाई अगर गोपाल कृष्ण गोखले की बात करूं तो इनका संबंध है द सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया से, ठीक है। मदन मोहन मालवीय जो है इनका संबंध है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो उस समय बेटा एनी बेसेंट का नाम भी इसके साथ आता है, लेकिन अगर फाउंडर का नाम देखेंगे तो भाई क्या आएगा, मदन मोहन मालवीय। सी राजगोपालाचारी हैं बेटा जिन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना करी थी, और वीर सावरकर हैं जिन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। तो भाई अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और इसके चौथे का तीसरा, तो भाई इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बन जाता है बेटा। ठीक है जी, आगे बढ़े। अगला सवाल कह रहा है बेटा कि अफगानिस्तान डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद, इनमें से किस देश की जो सीमा है वो डायरेक्टली अफगानिस्तान से नहीं लगती, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया। तो भाई आपको सिंपल देखना चाहिए भाई आपका सही आंसर क्या हो सकता है, रशिया। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एशिया, इनमें से किसका संबंध एशिया से नहीं है। तो भाई देखें कॉपनॉर, अगर हमने पढ़ा है, अगर थोड़ा बहुत हमने वर्ड ज्योग्राफी, तो टिग्रिस जो है भाई, टिग्रिस एंड यूफ्रेट, ईरान इराक की नदियां। नाइजर जो है, नाइजर जो है, इस नाइजर को अगर आप देखें भाई तो इस रिवर को अगर हम पढ़ें भी तो कहाँ पे, नाइजर जो है इसका जो संबंध है वो आपका है अफ्रीका से। और उसके बाद अमूर जो है इसका भी संबंध एशिया से है, कॉपनॉर का संबंध भी एशिया से है। तो सही इसका आंसर बनेगा बेटा नाइजर रिवर इज फ्लोइंग इन दी, नाइजर रिवर फ्लो इन दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो ये बन गया आपका अगला उत्तर। आगे ध्यान दे बेटा, द लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, भारत जो है उसका लॉन्गिट्यूड जो है वो सही लैटिट्यूड जो है वो कितना है बेटा। तो ये हमने देखा था भाई ज्योग्राफी क्लास में, पहली क्लास के अंदर पढ़ते हैं बेटा। तो 88 डिग्री 4 नॉर्थ से लेके 37 डिग्री जो है उसका ईस्ट में, अच्छा नॉर्थ में, ठीक है बेटा। तो यही आपका सही आंसर बनेगा, एक बार पूरा देख लिया जाए। ईस्ट टू ईस्ट नहीं, ईस्ट टू ईस्ट नहीं, हाँ भाई तो नॉर्थ और नॉर्थ। आगे बढ़े भाई, अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा जो सही से मिलान नहीं है। भाई बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगती है 4096, म्यांमार के साथ 1458, नेपाल के साथ 1752, भूटान के साथ अरे 606 किलोमीटर बेटा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ये सही मिलान नहीं है, नॉट फाइंड करना है। ठीक है जी, तो सही आंसर आपका भूटान। आगे बढ़े बेटा, रेन कॉज थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन मिड मार्च टू मिड जून इन कर्नाटका। भाई मध्य जून से लेके मतलब मध्य मार्च से मध्य जून तक कर्नाटका के गर्म मौसम के अंदर कुछ हवाएं चलती हैं बेटा, जो तूफानी हवाएं होती हैं उनको नाम क्या आता है, काल बैसाखी, मैंगो शावर, लू या फिर चेरी ब्लॉसम। तो अगर बेटा इन ये स्थानीय पवने हैं, जैसे दुनिया में आपने पढ़ा था बहुत सारी हवाओं के बारे में, तो वैसे ही भाई काल बैसाखी की बात करें तो भाई इनका संबंध वेस्ट बंगाल के क्षेत्रों में है। मैंगो शावर को जो संबंध है वो कर्नाटका और केरला के क्षेत्रों में है। लू का संबंध मुख्यतः आपका उत्तर भारत के अंदर है, तो उसका सही आंसर बनेगा बेटा मैंगो शावर। आगे देखें, खादर और भांगर किसकी विशेषताएं हैं, तो बिना क्वेश्चन देखे पता लग जाए खादर एंड भादर आर दी पार्ट ऑफ द अलुवियल सॉइल। खादर जो है वो नई मिट्टी है और भांगर जो है पुरानी अलुवियल जलोढ़ मृदा कहलाई जाती है। सही आंसर है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं भाई, द एक्ट दैट ट्रांसफर द पावर फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, कौन से अधिनियम के तहत शक्ति को स्थापित कर दिया गया था, हस्तांतरित कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से उठा के रानी के पास। तो भाई हमको ये पता है कि 1773 से लेके 1857 तक कंपनी का शासन था और 1858 से लेके 1947 तक क्राउन रूल। तो मतलब कुछ कुल मिला के 1858 में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से सत्ता जो थी वो बांट दे दी गई थी ब्रिटिश क्वीन को। 57वीं क्रांति की वजह से ऐसा देखने को मिला था हमको। तो भाई इसके अंदर ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1833, बिल्कुल नहीं बेटा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, सवाल ही नहीं उठ सकता बेटा, इसमें तो आजाद हो गया था देश।
उसके बाद गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1858 और 35, तो सही आंसर है बेटा गवर्नमेंट इंडिया एक्ट ऑफ 1858। आगे बात करें बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग या निर्वाचन मंडल की स्थापना किस कानून के तहत की गई बेटा, तो एक्ट ऑफ 1909 1909 के तहत, ठीक है। इस मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स के नाम से इस योजना को जाना गया था, जिसके तहत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। बाकी अन्य के लिए बेटा 1919 में, फिर 1935 तक आते आते कानून धारणाएं बनी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन डैश बॉडी इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट, संविधान के हिसाब से बेटा इनमें से किस संस्था को भारतीय संविधान का पार्लियामेंट कहा जाता है, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, बोथ जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव, तो बेटा सही आंसर है आपका सी, जो आपका लेजिस्लेटिव है वही आपका पार्लियामेंट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंशियल मोशन, अविश्वास प्रस्ताव को लेके इनमें से कौन सा वाक्य जो है वो सत्य है बेटा, ट्रू पूछ रहा है। पहला कह रहा है देयर इज नो मेंशन ऑफ द, अच्छा देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन द संविधान, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं किया गया है। अब सवाल टिपिकल है, तो सही पॉइंट है बेटा यस इट इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। दूसरा, अ पीरियड ऑफ 6 months मस्ट लैप्स बिटवीन द इंट्रोडक्शन ऑफ द वन नो कॉन्फिडेंशियल मोशन एंड अनदर, एक अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के बाद बीच में 6 माह का गैप होना चाहिए दूसरा प्रस्ताव लाने के लिए, ये बात सत्य है बेटा। एटलीस्ट 100% मस्ट सपोर्ट सच अ मोशन बिफोर इट इज पास्ड इन द हाउस, ना भाई ऐसा नहीं है। बिफोर इट इज इंट्रोड्यूस इन द हाउस, ना 50 मेंबर की सहायता चाहिए होती है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, यह केवल लोकसभा में पारित किया जा सकता है। ठीक है बेटा, ये शक्ति सिर्फ लोकसभा के पास है। तो भाई जो पहला है वो गलत हो गया, तीसरा जो हो गया वो गलत हो गया, तो 2 और 4 का ऑप्शन कहीं दिख रहा है बेटा हमको, हाँ तो भाई 2 और 4 का जो ऑप्शन है दैट इज आंसर नंबर ए। आगे देखिए बेटा, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाई, किसी भी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हालांकि करता प्रेसिडेंट ही बेटा, लेकिन प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो भाई बिल्कुल प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सही आंसर है बेटा आंसर नंबर डी। A proclamation of emergency must be placed before the parliament for its approval, अगर आपातकाल का प्रस्ताव पारित किया है राष्ट्रपति ने तो उसको कितने महीने के अंदर संसद के सामने प्रस्तुत करना चाहिए ताकि वह एक सही विधिवत स्थापित कानून के द्वारा लागू किया जाए, तो सही आंसर है बेटा दैट इज विद इन 1 month, 1 महीने का समय होता है कि वो पार्लियामेंट से अप्रूवल ले ले। अगर वो स्टेट इमरजेंसी होती है तो 2 महीने का टाइम मिलता है। 1 साल के लिए लोकसभा का टाइम बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद 6 महीने करके करके हम अधिकतम 3 साल की इमरजेंसी का प्रावधान कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है विद इन 1 month, मतलब आपातकाल के प्रस्ताव को पारित होने के लिए संसद से मंजूरी लेने के लिए केवल 1 माह का समय होता है। नेशनल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इनमें से किसको बेटा राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। और सबसे डिबेटेबल पॉइंट है बेटा, कहीं कहीं आपको एफसी और कहीं कहीं एमपी मिलता है, ये डेटा के अकॉर्डिंग वेरी करता है। लेकिन अगर हम सही बात करें बेटा तो इस पर हम क्लास में फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए बेटा आपको ये पता है कि जीएनपी एफसी नहीं हो सकता, जीएनपी एट मार्केट प्राइस भी नहीं होगा, एनएनपी इज द रियल नेशनल इनकम। लेकिन अब जनरली जो है हम शिफ्ट कर चुके हैं मार्केट प्राइस की तरफ, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आपको फैक्टर कॉस्ट भी देखने को मिलेगा, इसके बीच का डिफरेंशिएशन हम क्लास में डिस्कस करेंगे ढंग से। जनरली फैक्टर कॉस्ट और जो आपका मार्केट प्राइस दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है, जिन बच्चों की क्लास में नेशनल इनकम चल रहा होगा उनको पता होगा बेटा मार्केट प्राइस। आगे देखें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन जो है उसकी स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1995, 1 मार्च 1995, 1 अक्टूबर 1995 और उसका 1 नवंबर 1995। मतलब ईयर तो कॉमन दे रखा है बेटा, तो मतलब ईयर सही है, बस महीने का पता होना चाहिए हमको। तो देखिए बेटा ध्यान दें, तो WTO से पहले एक संस्था थी GATT जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। इसकी स्थापना मतलब पहले हो रखी थी, फिर बाद में बेटा बाद के समय इसी GATT को रिप्लेस करके हमने WTO बनाया। कई सारी कॉन्फ्रेंसेस हुई हमारी, इसमें प्रसिद्ध थी उराग्वे राउंड कॉन्फ्रेंसेस। उसके बाद हम कह सकते हैं बेटा 1 जनवरी 1995 को फाइनली हमने बेटा क्या किया था, WTO नामक संस्था बनवाई थी। तो भाई 1 जन 1995। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कहता है भाई। द कोलोडियल सिस्टम सच एज गम, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, अगर एंड
Gelatin, when placed in the water, will absorb a large volume of water and swell up. These substances are called as ambivalents. ये सही आंसर है बेटा, इसका नंबर आंसर नंबर बी. According to the Central Groundwater Board BIS and revised module IS 10500 2012 specification in the Uniform Drinking Water Quality Monitoring Protocol, what is the acceptable pH value of drinking water specify in the India? भारत के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका pH वैल्यू कितना होना चाहिए, आम शब्दों में बेटा उसने ये पूछा है. तो बेटा इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी. अगर डिस्कस करें, द एंशिएंट सिटी ऑफ चंपा इज बिलीव टू बी द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद. तो चंपा थी वो किस महाजनपद की राजधानी थी बेटा? तो दैट इज राइट आंसर अंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट. दो सक्सेसिव क्रस्ट के मध्य का जो गैप होता है दैट इज बेटा वेवलेंथ, उसको वेवलेंथ के नाम जाना जाता है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर इशूड द इनफेमस क्रॉलिंग ऑर्डर वेयर बाय इंडियंस हैड टू क्रॉल ऑन द फोर टू पास द एली, पास एन एली. तो बेटा इसका सही आंसर है, इसमें उसने पूछा है बेटा किस ब्रिटिश अफसर ने यह आदेश दिया था बेटा. ठीक है, तो अगर हम अफसर की बात करें, अगर आपको ट्रिक से बाहर निकालना हो बेटा, क्योंकि सिंपल है, ये अफसर नहीं है, ये तो वॉइसरॉयज हैं या गवर्नर्स हैं, तो ये तो बाहर हो जाएंगे. सही आंसर बेटा आपका जनरल डायर इज द राइट आंसर. बाकी जो साइंस के क्वेश्चनों में डाउट होगा इसको अपन क्लास में डिस्कस करेंगे. फिलहाल ये 25 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस. आई होप आपने अच्छा स्कोर किया हो बेटा. जिस बच्चे ने अच्छा स्कोर नहीं किया मतलब प्रैक्टिस करने की और रिक्वायरमेंट रहेगी आपको. बेटा मिलते हैं क्लास में, तब तक ध्यान रखें अपना. बाय बाय, टेक. अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ आपने आज का टेस्ट भी दिया होगा और आपको क्वेश्चंस का लेवल समझ आया होगा. मैं सभी क्वेश्चंस आपको मैंने पीछे बताया था, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं. एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से नहीं बनाया है, जिससे आप एग्जैक्ट लेवल एग्जाम में क्या आता है, किस पैटर्न में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन अरिथमेटिक से आते हैं, कितने एडवांस से आते हैं, कितने क्वेश्चन डीआई के आते हैं, हर सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं या हर टॉपिक में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, इसको अच्छे से जज कर सकें. इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट वही पेपर दे रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है ट्राइंगल ABC, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम A, B एंड C. परपेंडिकुलर क्या होता है? एक ऐसी साइड जो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री कोण बनाएगी. ठीक है. मीट अपोजिट साइड्स एट D, E एंड F. कह रहा है एक ट्राइंगल है ABC. सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC. हमने क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ करे. परपेंडिकुलर का मतलब यहां से जाएगी और सामने वाले पर 90 डिग्री कोण बनाएगी, यहां से जाएगी सामने वाले पर 90 डिग्री कोण बनाएगी. ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, और यहां से जाएगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी. ठीक है, ये भी 90 डिग्री कोण होगा. बता रहा है कि जो A से जा रहा है वो है D है, B से E एंड F, ये बताया गया है. कह रहा है AD मतलब ये वाली लाइन, BE एंड CE इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट P. कह रहा है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इस पॉइंट का नाम बता रहा है. इस पॉइंट का नाम क्या है? बताया है सर P है. ये पॉइंट आपका P है. ठीक है. कह रहा है एंगल EPD. E कहां है? ये रहा. P कहां है? ये रहा. और D कहां है? ये रहा. EPD की बात कर रहा है. EPD यानी ये वाला एंगल. ये एंगल कितना बताया है? 110 डिग्री है. तो क्या क्या बता रहा है? तो कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ A एंड B. कह रहा है बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ऐसी साइड जो किसी एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड करे. तो कह रहा है एंगल A और एंगल B का बाइसेक्टर, ठीक है, एट P पे मीट करता है. A का बाइसेक्टर यानी कि इस एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड करने वाला, और इस एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड करने वाला, माना ये एक लाइन है और ये एक लाइन है. ये पॉइंट बताया क्या है जी? आपका Q है. तो आगे क्या बता रहा है? तो एंगल AQB, हमें ये वाला एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा. देखिए अब बात समझिएगा, हमें ये वाला एंगल दिया है. ये एंगल कितना है? 110 का. अगर मैं बात कर लूं इसमें, ये क्वाड्रिलेटरल होगा. कौन सा?
ये वाला, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ये वाला एंगल 90 है, ये 90 है। आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जोड़ कितना होता है, 360। ये 90 है, ये कौन सा वाला 90 है, ये वाला 90 है और ये वाला 90 है। तो क्या आप जान, मतलब इन दोनों का जोड़ 180 हो गया, तो इस एंगल का और इस एंगल का जोड़ भी 180 होगा। अगर ये कितना है, 110 है, तो ये एंगल कितना आएगा, 70 डिग्री। और एक प्रॉपर्टी मैंने ज्योमेट्री में सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाई थी, क्या, कि एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। अगर मैं इस एंगल का बाइसेक्टर खींचूं और इस एंगल का बाइसेक्टर खींचूं, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसे कहेंगे 90 प्लस a/2। तो क्या आप जानते हैं कि इस एंगल का बाइसेक्टर ये वाला और इस एंगल का बाइसेक्टर ये वाला, ये एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 प्लस इसका आधा यानी कि 35। तो आंसर क्या आएगा, 125 डिग्री। 125 सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपने ये समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन एक और देखिएगा, क्या कह रहा है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। ए बी क्या है, डायमीटर है एक सर्कल का। कह रहा है विद सेंटर ओ, एक सर्कल है, ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, इसका सेंटर है ओ, और ए बी क्या है, एक डायमीटर है, सही है, मान लेते हैं। कह रहा है सी एंड डी आर सच दैट, सी एंड डी आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन ईदर साइड ऑफ ए बी। कह रहा है सी और डी 2 पॉइंट हैं जो कहां पे हैं, ए बी के दोनों साइड में हैं। अच्छा, हम पहले ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी क्या था, ए बी है जी डायमीटर। ए बी डायमीटर ड्रॉ करें, ये हमारा डायमीटर हुआ। डायमीटर का मतलब ये सेंटर से पास करेगा, ये ए है, ये बी है। इसके दोनों साइड में 2 पॉइंट हैं। कौन से पॉइंटों की बात कर रहा है, इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं हम। अब कह रहा है सी एंड डी आर 2 पॉइंट ऑन सर्कल ऑन ईदर साइड। ईदर साइड मतलब दोनों तरफ हैं ए बी के। एक पॉइंट इधर है सी और एक पॉइंट इधर है डी। इन दोनों की बात समझ आई, हमें सी पता लग गया, डी पता लग गया। कह रहा है एंगल सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी कौन सा बनेगा, ये वाला सी ए बी, ये वाला एंगल सी ए बी दे रखा कितना, 52। ठीक है जी। आगे क्या बता रहा है, एंगल ए बी डी, ए बी एंड डी, ये वाला, ये कितना है जी हमारा, ये हमारा आ रहा है 47। ये भी बढ़िया है। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ एंगल सी ए डी। सी ए डी कहां बनेगा, सी ए एंड डी, इनको भी हमें मिलाना पड़ेगा, इसको भी मिला लेते हैं। ठीक है, तो हमें कौन कौन से एंगल का डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल सी ए डी, सी ए डी यानी कि ये वाला एंगल, और सी बी डी, सी बी डी ये वाला एंगल। हमें पूरा एंगल निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक बात समझिए, क्या आप ये जान पा रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल, ये 90 डिग्री होगा। सर 90 क्यों होगा, क्योंकि सेमी सर्कल में कोई अगर एंगल बनता है तो वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है बेटा। तो इसलिए ये एंगल 90 होगा। सिमिलरली ये एंगल भी क्या होगा, 90 होगा। अगर ये दोनों 90 90 पता लग गए, तो क्या मैं इस ट्राइंगल में ये 90 है, तो क्या आप जान सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 90। अगर ये कितना है, 47 है, तो ये कितना बचेगा, 43। ऐसे ही ये कितना है, तो ये कितना आएगा, ये आएगा जी 38। सही है जी। तो अब हमें ये एंगल पूरा पता लग जाएगा और ये एंगल पूरा पता लग जाएगा। ये पूरा एंगल कितना आएगा, ये आएगा जी 90 और 5 95 डिग्री, और ये पूरा एंगल कितना आएगा, 70 और 80 85 डिग्री। हमें इस एंगल और इस एंगल का डिफरेंस निकालना, जो कितना आ जाएगा जी 10 डिग्री। ये आंसर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बता रहा है, द 2 ट्रेन आर रनिंग ऑन द पैरेलल ट्रैक। 2 ट्रेन है जो कि 2 पैरेलल ट्रैक पर जा रही हैं, बहुत बढ़िया है। इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन बनेगा। रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S1 माइनस S2। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, S1 प्लस S2। अभी ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है। दोनों की स्पीड दे रखी है, एक की 80 है, एक की दे रखी है कितनी, 90। क्या बता रहा है, ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 3 मिनट। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है 3 मिनट में। तो पूछा है द लेंथ ऑफ वन ट्रेन इतना है, तो क्या होगा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन, दूसरे ट्रेन की लंबाई क्या होगी, ये हमें निकालना है।
हाँ, तो ये रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम के मल्टीप्लाई के इक्वल। ठीक है, अगर हम बात कर लें डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना रहेगा, दोनों ट्रेन की लंबाई, पहले की लंबाई क्या है t1, दूसरे की लंबाई क्या है t2। अगर स्पीड की बात करें तो सेम डायरेक्शन का मतलब स्पीड क्या हो जाएगी जी आपकी, माइनस हो जाएंगी, एक की 80 है, एक की क्या है 90, तो माइनस यानी 10 किलोमीटर पर आवर। क्रॉस करने का समय कितना दे रखा है, 3 मिनट, 3 मिनट। अगर हम बात कर लें पहली ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है 230, दूसरे की लंबाई मान लेते हैं x, जो ये किलोमीटर में है इसे मीटर में बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, और इसे उस सेकेंड में बदलेंगे, 3 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेकेंड में आ जाएगा। 18 से कट जाएगा कई बार ये 10 बार, तो कितना बनेगा 50 दूसरे में 500, तो x आ जाएगा 500 माइनस 230 यानी कितना 270। ये आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक और, क्या कह रहा है, इफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 इक्वल किसके है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के है। तो पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा और कोसेक 2 थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले आपको यहां से इस वाले पार्ट को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब समझिए, समझने वाली बात क्या है, इसको आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें ऐसे और इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक, या तो आप उसके अकॉर्डिंग चले जाएं, या अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते तो देखो जो थीटा की वैल्यू है, जो थीटा की वैल्यू है वो आपको लेट करनी पड़ेगी। मान लेते हैं थीटा की वैल्यू अगर मैं देखो 0 पुट करता हूं, आप समझें, अगर मैं 0 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है, ये भी पूरा ऊपर का 0 हो जाएगा, यानी ऊपर बनेगा 2 और नीचे आएगा 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी 0 नहीं हो सकता। अब समझिएगा इसमें 45 डिग्री और 60 डिग्री ये दोनों भी नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो पाएंगे, आप समझें, क्योंकि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यानी कि इन दोनों ही वैल्यू में रूट आएगा, जबकि समझो इधर रूट नहीं है, क्योंकि आप यहां पे जब वैल्यू रखोगे तो रूट में आएगा वैल्यू, यहां रूट हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर करने से कोई भी रूट नहीं आएगा यहां पे, ऐसे ही यहां भी कोई रूट नहीं आएगा, जबकि यहां वाले पार्ट में रूट बना रहेगा और इधर रूट नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, 45 नहीं हो सकती, 60 नहीं हो सकती, 0 हम चेक कर चुके हैं, तो हमें वैल्यू रख लेनी चाहिए 30। अगर हम 30 रखते हैं तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी जी, साइन 30 की वैल्यू रहेगी 1/2, ठीक है, और अगर हम cos 30 की वैल्यू बात करेंगे, cos 30 ये क्या आएगा √3/2। आप कहोगे सर यहां तो रूट आएगा बेटा, लेकिन यहाँ स्क्वायर हो रखा है इसलिए रूट खत्म हो जाएगा। अगर साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, 1/4। मैं हिट और ट्रायल से थीटा की वैल्यू निकाल के देख रहा हूं, ये 1/4 आएगा और ये कितना आएगा माइनस का 3/2 और प्लस का 2 डिवाइडेड बाय cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 30 की ये क्या आएगा इसका स्क्वायर, अगर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3/4, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात कर लें, देखिए 1/4 तो ये है और यहां से आएगा कितना, ये 2 है, 2 में से 1.5 माइनस करोगे तो 1/2 आएगा, तो ऊपर बन जाएगा कितना, देखो अब समझो, हमें एलसीएम को अगर सेम करना हो तो ऊपर बनेगा 2/4 और 1/4, 3/4 और नीचे भी 3/4 है, 3/4 से 3/4 डिवाइड होगा, यानी थीटा बराबर 30 बिल्कुल सही है। थीटा बराबर क्या होगा 30। अगर थीटा पता लग गया तो क्वेश्चन ये विद इन सेकेंड अब सॉल्व हो गया। कैसे, अब बस इसमें वैल्यू रख दो, थीटा बराबर क्या है 30, समझे कैसे हमने पता लगाया, 0 था नहीं, ये वाली वैल्यू नहीं होगी और ये वाली वैल्यू नहीं होगी, 0 हमने चेक कर लिया था, बस ये वाली वैल्यू रख के देखिए, अगर ये नहीं होती तो फिर ये होती। थीटा बराबर 30 डिग्री आपको यहां पुट कर देना है, अगर पुट करेंगे तो क्या बनेगा cos 60 साइन 90 और ये क्या बनेगा कोसेक 60। अगर आप यहां से देखें इसकी वैल्यू क्या होगी, कोसेक 60 की cos 60 क्या होगी 1/2, ये क्या होगा 1, यहां से कितना आएगा 2/√3, तो यहां से घट के आएगा माइनस का 1/2 और प्लस का 2/√3। अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2√3, इसकी इसमें गुणा होगी तो माइनस का आएगा √3 और इसकी इसमें गुणा हो जाएगी तो बन जाएगा कितना प्लस का 4, ये आंसर होगा। या कॉन्जुगेट से अगर गुणा कर देंगे तो माइनस का 3 प्लस 4√3,
माइनस का 3 प्लस आएगा बीच में, और प्लस एक तो यहां पे है, एक प्लस यहां पे है। ये वाला सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर लें तो ये क्वेश्चन क्या है, दे रखा है इन द फॉलोइंग फिगर एडी क्या है, बाइसेक्टर है। ये एडी, ये बाइसेक्टर है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल भाग में, यानी कि ठीक है, एडी द बाइसेक्टर, सॉरी एडी बाइसेक्टर किसका है, एंगल का बाइसेक्टर है। तो इस वाला एंगल को इस वाले एंगल को बराबर बताया गया है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है सीडी लंबाई, यानी ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। देखिए एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, आप इसको अगर देखें एक बार, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने मतलब ऐसी साइड जिसने एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड किया हो। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि ये जो साइड हैं इनका रेशियो क्या होगा, जो इन साइडों का रेशियो, अगर ये ए है और ये बी है तो ये इनका रेशियो भी क्या आएगा, A:B। तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो आप समझें इस साइड का रेशियो कितना होगा, जो इन दोनों का रेशियो है। तो इन दोनों का रेशियो क्या है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग, 6/2x - 3 इज इक्वल्स टू x - 2 डिवाइडेड बाय x। बस सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6x आएगा, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे x से तो बनेगा कितना, 2x² माइनस का 3x, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x और प्लस का 6, ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व करिएगा, आपको x की वैल्यू पता लगेगी, ये 2x² होगा, 2x², ठीक है। ये इधर आया तो 2x², देखिए ये माइनस का कितना है, 7x है, और 6 और आएगा तो माइनस का 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको इसको जब यहां भी नंबर दे रखा होता तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है, तो बचेगा क्या, 12। इस 12 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि ऐड करने के बाद क्या बन जाए, 13। तो नंबर क्या होंगे, 12 और 1। उम्मीद कर रहा हूं बात समझे होंगे, दोनों को ऐड करेंगे 13 बन जाएगा, ठीक है। तो अब समझिएगा x की वैल्यू क्या आएगी, x निकल के आएगा, देखो जो ये वैल्यू आई है ये कितना है, माइनस का 13 है ना, तो x की वैल्यू +13 आएगी। तो +13 कब आएगी, जब 12 भी प्लस का हो और 1 भी प्लस का हो, और इस नंबर से फाइनली डिवाइड और करना होता है, तब इस तरह से x की वैल्यू जो आएगी, एक तो आएगी 6 और एक आएगी 1/2, ये दो वैल्यू होंगी, ठीक है, 6 और 1/2। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। अगर x बराबर 6 मानते हैं तो 6 में से 2 घटा देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये सही आंसर होगा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का है। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद में ऑफ जहां भी लगे हैं वो सॉल्व होंगे। तो अगर इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये ब्रैकेट में दे रखा है कितना आएगा, 5 चौक 20 और 21/4, ठीक है। ये भाग लगा हुआ है, कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 मल्टीप्लाई 5/12 है, -3/16 भाग, यहां पे कितना आएगा, देखो इसमें भी बोर्ड मास का पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। अगर हम ब्रैकेट को पहले लिख रहे हैं, कितना आएगा, 7 21, 21 और 4 25/7 डिवाइड 5/14। और इसमें भी अगर बोर्ड मास देखें तो बोर्ड मास पहले ब्रैकेट के बाद में ऑफ सॉल्व होगा, ये वाला ऑफ कितना आएगा, ये आएगा 6 18 और 2 20/3, ठीक है। फिर यहां भी अगर ब्रैकेट सॉल्व कर लिया तो ऑफ सॉल्व होगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा कितना, 4/3, ठीक है। अगर आपने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया तो इसके बाद मल्टीप्लाई की जाएगी इसकी। अगर हम देखें तो इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में पहले डिवाइड होगा, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 21/4, ये कितना आएगा, 2/7, 7 नीचे और 5/12 है, -3/16, ये ब्रैकेट लगा है, भाग, यहां भी पहले भाग सॉल्व होगा फिर, ठीक है। अब अगर हम इसको देखेंगे तो जो भाग में लिखा है ये पूरा एक नंबर है, ये पूरा सॉल्व होगा, तो ये बना कितना, 25/7 भाग मल्टीप्लाई में बदलेगा, ये पूरा एक नंबर है बेटा, क्योंकि आप समझे बोर्ड ऑफ सॉल्व होना था, ये एक साथ होना था, मल्टीप्लाई होनी थी, तो कितना आएगा, 100 नीचे चला जाएगा और 14 × 3 ऊपर जाएगा, ठीक है जी। और इसी के साथ मल्टीप्लाई में है 4/3,
ये 7 मल्टीप्लाई में है। तो बस अब इनको सॉल्व करिएगा। 7 से कटेगा क्या बार? ये 3 बार, 3 से कटेगा ये 4 बार, 2 से ये कट गया, ठीक है। तो ऊपर आ गया कितना? 5/8 मल्टीप्लाई 3/16। डिवीजन में जाएगा अब क्या? इसको अगर देखें तो ये क्या है? इस 25 से कट गया क्या बार? 4 बार, और 7 से कटेगा क्या बार? ये 2 बार, 2 से ये कट जाएगा, तो ऊपर बनेगा कितना? 12 है। इस 3 से 3 भी कट जाएगा, और 2 से कट गया 2 बार, पूरा ही कट गया, तो डिवाइड में रह गया केवल 2, ठीक है। ऊपर वाले का मैं एलसीएम सेम कर दे रहा हूं, तो 10 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 7/16, और ये नीचे चला जाएगा, ये वाला 2, तो 7/32 ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन क्या है? कह रहा है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो, हमें रेशियो निकालना है किसका? टोटल नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेज इज लेस देन 450, जिनका डेली वेज 450 से कम है। 400 से 450 के बीच में कितने वर्कर हैं? 30 वर्कर हैं। इसका हमें रेशियो बताना है किसे? टोटल नंबर ऑफ वर्कर हुज डेली वेज इज 650 और ज्यादा, 650 से ज्यादा वाले कितने हैं? 35। हमें इन दोनों का रेशियो बताना है। 5 से कटेगा 6 बार, और 5 से कटेगा 7 बार, 6/7, ये आंसर सही होगा। कह रहा है सॉलिड कोन ऑफ रेडियस इतना एंड हाइट इतना इज मेल्टेड अलोंग विद 2 सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस इतना, ठीक है, ईच टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक तो भैया कोन है, एक तो कोन है, और 2 स्फीयर हैं। इनको मेल्ट करके क्या बनाना है? आपको सिलेंडर बनाना है। जब भी आप एक फिगर से दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं, तो इस बात का यह मतलब होता है कि दोनों ही, जो स्टार्टिंग में वॉल्यूम था और जो बाद में वॉल्यूम होगा, वो दोनों सेम होंगे। वॉल्यूम पहले वाला बराबर होगा वॉल्यूम बाद वाला। पहले क्या था? एक तो कोन था, कोन का वॉल्यूम क्या होता है जी? 1/3 पाई आर, रेडियस कितनी है? 7, और हाइट कितनी है? r² h होता है, तो 7² ये होता है जी 1/3 पाई r² h, कोन के लिए बताया है, ठीक है। इसके साथ में हमने 2 स्फीयर मेल्ट किए। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r⁻3, तो 4/3 पाई r⁻3, उसका रेडियस कितना है? इसका भी 7 है। तो ये कोन का, ये स्फीयर का, ये वॉल्यूम बराबर होगा किसके बराबर होगा जी? सिलेंडर के। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई r² h। सिलेंडर की रेडियस दे रखी है 7, तो पूछा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पहले आप यहां से हाइट निकाल लें आप, तो पाई r कितना है? 7 का स्क्वायर इंटू h। देखिए पाई सबसे कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 का स्क्वायर भी कॉमन होगा, यहाँ 7 बचेगा इस वाले से, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस लगाए, यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/3 इंटू 7, यानी 7/3 आएगा यहाँ से प्लस का। यहाँ पे कितना आएगा? 8/3, तो ये है, एक 7 ये है, तो कितना बनेगा? 7 दूनी 14, और 14 कितना बन जाएगा? सॉरी 4 दूनी 8, 8 7 56, 56/3, ये बराबर होगा किसके? h के। तो कितना बन जाएगा? 56 और 7 होता है जी आपका 63, तो h आ जाएगी 21, ठीक है। हाइट निकल आई। पूछ क्या रहा है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई RH, तो 2 पाई का मतलब 22/7, r हमें दे रखा है 7, और हाइट हमने निकाला 21। इस 7 से 7 कट जाएगा, 21 दूनी 22 दूनी 44, 44 की 21 में गुणा होनी है, 44 से कम 44, 4 और 44 दूनी 88, 88 और 4 92, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ क्या कह रहा है? द गिवन पाई चार्ट, ये एक पाई चार्ट है। गिवन पाई चार्ट सो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन 5 स्कूल, 5 स्कूलों में कितने कितने स्टूडेंट है इसके बारे में बताया गया है। ये ए स्कूल है, ये बी स्कूल है, ये सी स्कूल है, डी स्कूल है, ये ई स्कूल है। ये 5 अलग अलग स्कूल हैं, ठीक है, उनमें बताया है। और जो टेबल है, ये वाला टेबल, सो द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बताया है।
कह रहा है स्टडी द पाई चार्ट एंड टेबल, आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। या कह रहा है कि जो समझें जो पाई चार्ट है, पाई चार्ट में हमें स्टूडेंट बताए हैं कि इस जो स्कूल है उसमें कितने स्टूडेंट होंगे 28%, स्कूल बी में कितने स्टूडेंट होंगे 25%। स्टूडेंट का मतलब इसमें कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे, इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या है ये बता रखा है। बॉयज कितने, गर्ल्स कितने हैं 3, बॉयज कितने हैं 4, यानी कुल स्टूडेंट कितने होंगे 7 यूनिट। कह सकते हैं जो 7 यूनिट है, जो 7 यूनिट है वो कितने के बराबर है 28%। अगर 7 यूनिट 28% के बराबर है तो आप कह सकते हैं एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 4%। अगर एक यूनिट 4% के बराबर है तो इसका मतलब अगर 4 से गुणा करें तो आप बता सकते हैं ये 12% होंगे और ये कितने होंगे 16%। तो आपके जो 28% है उनमें से कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं आप ये अलग अलग निकाल सकते हैं। पूछ क्या रहा है अब ये निकाल लेते हैं। कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल डी, जो स्कूल डी है, स्कूल डी में कितने हैं ये है, स्कूल डी में परसेंटेज कितना है 18%। 18% 3 यूनिट के बराबर है, 3 यूनिट 18 के बराबर हुआ, 3 यूनिट 18 के बराबर है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 6%। 6% हमें निकालना है गर्ल्स, तो गर्ल्स कितना है 1 यूनिट, यानी गर्ल्स जो आएंगे डी स्कूल में वो 6% होंगे, एक यूनिट की वैल्यू 6% है। कह रहा है कितना परसेंट कम है, ये कितना परसेंट कम है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से स्कूल बी में। स्कूल बी अगर बात करें स्कूल बी ये है, स्टूडेंट कुल कितने हैं 15%, 5 यूनिट 15% के बराबर है। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 15 है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3%। यहाँ पे बॉयज निकालने 3 से गुणा कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 9%। ठीक है, ये बता रहा है बी के लिए, बी में डी के लिए, ये डी के लिए, डी में गर्ल्स है और ये बी में क्या है बॉयज है। पूछ रहा है ये जो नंबर है वो इससे कितना कम है। अगर हम देखें तो कितना कम है 3 यूनिट कम है। अगर हम निकालना चाहें कि कितना परसेंट कम है तो 3 यूनिट कम है, किससे कम है 9 से, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है बेटा। तो 1/3 33% आंसर होगा, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखें एक और, कह रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है किस पे, ये प्रिंसिपल है 2 सालों का बताना है 12% के हिसाब से, जबकि इंटरेस्ट को हर एक 8 महीने के बाद कंपाउंड किया जा रहा है। अगर इंटरेस्ट का 8 मंथ के बाद कंपाउंड हुआ है इसका मतलब हर 8 महीने में हिसाब होगा। अगर हम बात करें 2 साल, 2 साल का मतलब 24 महीने, 24 महीने में अगर 8 महीने के बाद देखें तो पहला हिसाब जो होगा पहले 8 महीने के बाद होगा, दूसरा अगले 8 महीने यानी 16 महीने, और अगला हिसाब जो होगा अगले 8 महीने के बाद होगा। तो यानी कि 24 महीने में कुल 3 बार हिसाब होगा, 8वें महीने में, 16वें महीने में और 24वें महीने में। ठीक है, तो कुल 3 बार हिसाब होगा। ठीक है, अगर हम रेट ऑफ परसेंट रेट देखें तो रेट कितना है 12% है, ये 1 साल का है, लेकिन हमें हिसाब जो करना है 8 महीने के बाद करना है तो हमें 8 महीने का रेट निकालना पड़ेगा। तो अगर रेट निकालें, अगर 1 साल का 12% है, 1 साल का कितना है 12%, तो 1 महीने का कितना आएगा 12 से डिवाइड कर दो, हमें 8 महीने का चाहिए तो 8 महीने का कितना आ जाएगा 8%। आप सिंपल हिसाब भी लगा सकते हैं भैया, 1 साल यानी 12 महीने में 12% है तो 1 महीने का 1% हुआ, तो 8 महीने का कितना हुआ 8%। इस रेट से हमें निकालना है ब्याज। ठीक है, कितने टर्मों का निकालना है 3 टर्मों का। अगर हम 8% को हम देखेंगे इसका फ्रैक्शन निकालें तो 4 दूनी 8, 2/25 का रेट होगा, 2/25 का। क्या प्रिंसिपल है जी, प्रिंसिपल दिया है 62,500, 62,500 पे हमें निकालना है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो किस रेट से निकालेंगे 2/25 के रेट से बेटा, 2/25 के रेट से 25 से काटेगा 25 बार, आगे 00, यानी सिंपल इंटरेस्ट आएगा 5,000। बात समझें, 25 से कट किया 25 बार, आगे 00। ठीक है, 25 से 25 बार कट होगा, अगर 00 यानी 2500 बनेगा, 2500 की 2 में गुणा किया 5000 बन गया। अगर सिंपल इंटरेस्ट पर निकाले रेट, किस रेट से 2/25 के रेट से, तो 25 दूनी 50, 200 यानी 400 आएगा। और अगर आप इस पे और निकाल दें तो 25 से कम 25 बचेगा कितना 15, 25 का 150। ठीक है, ये 3 टर्मों का हो गया और रेशियो होता है 3 सालों के लिए 3:3:1। ये एक फिक्स रेशियो होता है, शॉर्ट ट्रिक होती है आप कह सकते हो, क्लास में पढ़ाई जाएगी आपको। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक का यूज करके जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बनेगा 15,000, ये तो बनेगा 15,000, ये कितना बनेगा 1200, और ये कितना बनेगा 16, 25। अच्छा, ये 2 से गुणा भी तो होना है, इसमें 32 आएगा, ये 32 बनेगा, ये बना कितना 15,000, ये बना 1200 और ये आएगा 32।
15,000, 16,232, 16,232 ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें एक और क्या कह रहा है, द मंथ ऑफ मार्च, मार्च मंथ की बात कर रहा है। दिलीप अर्न एवरेज ऑफ इतने रुपए पर डे, उसका पर डे का दे रखा है कितना है, 501 रुपए होता है पर डे के हिसाब से, जबकि पहले 18 दिन का दे रखा है कितना है जी 495, लास्ट 15 दिन का दे रखा है कितना, लास्ट 15 दिन का दे रखा है कितना जी 505। देखिएगा 31 दिन है, 31 दिन में पहले 18 दिन का दे दिया, तो लास्ट में कितने दिन बचेंगे, 13 दिन बचेंगे, जबकि लास्ट में 13 का ना देखे। आप समझें, अगर हम बात करें मार्च की, तो मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 दिन में पहले 18 दिन का दे दिया हमें एवरेज। आप बात को समझेंगे, मैं यहाँ लिख के समझाता हूं। कुल 31 दिन है, 31 दिन का जो एवरेज है वो दे रखा क्वेश्चन में कितना 501। इसमें से जो क्वेश्चन में बताया है कितने का दे दिया, पहले 18 दिन का दे दिया, 18 दिन का कितना, 18 दिन का दे दिया 495। अब इधर जो दिन बचे होंगे, कितने दिन बचेंगे आपका, वो 13 दिन बचेंगे, इधर इधर बचेंगे 13 दिन, लेकिन उसने 13 का ना देके कितने का दे दिया जी, लास्ट के 15 दिन का दे दिया। 15 का मतलब 13 तो ये है, और 2 इधर जाके काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें 15 का दे रखा है कितना 505। यहां तक का समझ गए। अब ये क्वेश्चन है ओवरलैपिंग का, तो इसमें ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट लगेगा, क्लास में पढ़ा रखा है। क्या कॉन्सेप्ट है इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, अगर हम देख लें ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को, तो हमें दे रखा है एवरेज दिया है, कितना एवरेज दिया है हमें, 31 नंबर का एवरेज दे रखा है 501। 31 नंबर है जिनका एवरेज कितना है 501 है। इसमें से पहले 18 का दे रखा है कितना 495, और अगले 15 का दे रखा है कितना 505। तो हम करते क्या हैं, जो टोटल एवरेज है जो आपका टोटल एवरेज आया है उससे कंपेयर करते हैं कितना कम है। आपका वो सर ये कम है कितना 6 कम है 1 में, तो 18 में कितना कम होगा, 18 6 का 108, इतना माइनस होगा। ये वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है 1 में, तो 15 में कितना ज्यादा होगा आपका उसे 60 ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ओवरलैप हुए कितने हैं आपको सर, यहाँ पे 2 नंबर ओवरलैप हुए हैं, तो आपको इस वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगा कितना 1002, ठीक है। ऐसा करने से आपको सम पता लग जाएगा कौन कौन से नंबर का, 17वें नंबर का और 18वें नंबर का। कितना आएगा 1002 माइनस का 48, ये माइनस 48 बचेगा, 48 अगर माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 4, ठीक है। 100 में से घटाएंगे तो बचेगा इतना आएगा। ये सम होगा 17वें और 18वें नंबर का, 17वां और 18वां। ये नंबर बताया 50 ज्यादा है, अगर 50 ज्यादा 50 और कम कर दो तो बचेगा 904। 904 में से ये बचेगा 452, ये बचेगा 452, और 50 और ज्यादा है, ये 50 ऐड कर दें अगर इसमें तो आ जाएगा कितना 502, 502 ही आएगा, 502 है कहीं, 502 ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए एक और, अगला क्वेश्चन क्या है, बताया गया एक शॉपकीपर है सर, ठीक है जी, है शॉपकीपर। एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को X% ऊपर कर दिया कॉस्ट प्राइस से, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उससे X% ऊपर कर दिया, तो हमारा मार्क प्राइस आ जाएगा इतना परसेंट ऊपर है। कह रहा है एंड सेल इट, उसके बाद जब बेचा तो 30% डिस्काउंट दिया, तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा SP आ जाएगा। और यहीं से हमें क्या पता लगेगा जी, यहीं से पता लगेगा हमें प्रॉफिट लॉस। तो क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा करने से उसे लॉस हुआ है, लॉस हुआ है कितने का -4.8% का। देखिए आप ये जानना है कि क्वेश्चन में सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता था। सक्सेसिव कैसे लगता है, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करते तो आपको ये निकल के आता, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर है, जबकि इस बार हमें ये नहीं दिया, तो इसका मतलब इसमें अगर इसको इससे डिवाइड कर दिया जाए, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, तो इसका मतलब इसको डिवाइड कर दें आप इससे, तो हमारा आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। इसका फ्रैक्शन निकालिएगा, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 4 से कट करेंगे पहले तो आ जाएगा 48/1000, ठीक है। 4 से कट करें 12 बार, और 4 से कट हो जाएगा एक बार, 4 दूनी 8, 250 बार, और कट हो जाएगा
6 बार, और ये कट हो जाएगा कै बार, 125 बार। यानी 125 रुपए के सामान पे 6 रुपए का लॉस हो तो 119 में बेचा जा रहा होगा। 30% का, ठीक है, ये क्या है, डिस्काउंट है। डिस्काउंट 10 रुपए के सामान पे 3 का डिस्काउंट तो 7 रह जाएगा ये। उम्मीद कर रहा हूं बात को समझे होंगे, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करिएगा, करना क्या है, डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से क्या बार कटेगा, 25 बार, और 5 से क्या बार कटेगा, 2 बार। 7 से इसे डिवाइड करें तो क्या बार आएगा, 7 एकम 7, 7 7 17 बार, तो आएगा 25/2 से मल्टीप्लाई कर दें 34। तो कितना मार्कअप हुआ सर, मार्कअप हो रखा है 5 4 9 का 25 पे इंटू 100, तो 36% आंसर होगा, ये सही आंसर होगा। सक्सेसिव को रिवर्स कर दिया यहाँ पे। अच्छा कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव, इसको आप सीख लेंगे जितना उतना फायदा रहेगा। कह रहे एक आदमी की जो सैलरी है वो इंक्रीज हुई 50%, फिर डिक्रीज हुई 50%, ये भी सक्सेसिव का है, बिना सक्सेसिव भी कर सकते हो। 100 रुपए के सामान को 50% बढ़ा दिया, 150 हो गया, अब 50% कम कर दिया तो कितना रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो कह रहा है ओवरऑल क्या हुआ, 25% का लॉस हुआ। 25% लॉस, ये रहा, ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखें ये वाला, कह रहा है द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द टोटल नंबर ऑफ यूथ इन लाख एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ इन लाख इन 5 स्टेट। हमें दे रखा है तो कुल यूथ दे रखे हैं, जो ब्लू वाला, जो पहला वाला है आपके में, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाला और सेकंड वाले से ही कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा पूरा। यूथ है तो पहला वाला क्या है, यूथ, और दूसरा वाला क्या है, ये अनएम्प्लॉयड को बता रखा है। तो कह रहा है हाउ मेनी आर अनएम्प्लॉयड। हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल यूथ दे रखे हैं एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयड दे रखे हैं, कितने यूथ हैं और उसमें से कितने एम्प्लॉयड हैं इसके बारे में बताया है। और पूछा गया अनएम्प्लॉयड के बारे में, कह रहा है इतने यूथ थे 12 लाख और 10.5 लाख इसमें से क्या है, एम्प्लॉयड है। तो बचे जो होंगे कितना बचेगा, ये बचेगा 1.5 लाख, वो अनएम्प्लॉय होगा। तो पूछ रहा है कितने अनएम्प्लॉय होंगे किसमें, स्टेट बी और डी में। अगर हम बी के लिए देखें तो बी में 1 लाख है अनएम्प्लॉय, और डी में कितना है, डी में दे रखा है 2.5, तो दोनों में मिला के कितना जाएगा 3.5 ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर बिटवीन 400 से 500। 400 से 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे, उनका हमें सम बताना है, विच आर डिवाइडेड बाय 6, 12 and 48। ऐसे नंबर चाहिए जो 6 से भी कटे हैं, 12 से भी कटे हैं और 16 से भी कटे। तो इसका मतलब अगर तीनों से कटेंगे तो तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा, जैसे एलसीएम कहते हैं, जो कितना आएगा 48। मतलब 48 के मल्टीपल चाहिए जो 400 से 500 के बीच में हो। तो भैया 400 से 500 के बीच में निकालने के लिए आप सिंपली पहले आप ये देख लें कौन सा मल्टीपल 400 और 500 के बीच में होंगे, ठीक है, जो कटेंगे। 400 को डिवाइड करके देख लेता हूं मैं, 400 से कटेगा कै बार, ये 8 बार काटे हैं तो 32, और 9 बार काटेंगे 36, और 9 7 8 बार कटेगा। 8 बट्टू 64, कैरी का 6, 8 चौक 32 और 6 38, बचा कितना रह जाएगा 16। 16 रिमाइंडर बच गया। देखो अगर आप समझो ये 16 रिमाइंडर है, अगर देखो हमें करना क्या है, 400 से बड़ा नंबर चाहिए, इसका मतलब 48 का देखो ये मल्टीपल है 384, 48 का मल्टीपल है। तो अगला मल्टीपल जो होगा कब आएगा, जब इसमें 3200 जोड़ दो, 48 आ जाएगा। मतलब इस नंबर में अगर 3200 जोड़ा होता, आप समझें, इस नंबर में 48 जोड़ना, या तो आपका होगा ये मल्टीपल है तो इसमें 48 जोड़ दो, ठीक है। तो इसमें 48 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 2, 8 4 12 और 1 13 और 4। या तो आप ऐसे कह दो कि इसमें आपने 48 जोड़ा तो पहला मल्टीपल 400 और 500 के बीच में क्या होगा, 432, ठीक है। या आप ऐसा कह दो जो 32 कम पड़ रहा है, क्योंकि 16 रिमाइंडर है, ये 32 क्या है, ये कह रहा है कि 16 कम पड़ रहा है। अगर 16 और होता तो डिवाइड हो जाता, मतलब आप इस नंबर में 32 जोड़ दोगे तब भी पहला मल्टीपल पता लग जाएगा, जो कितना आएगा 432। तो 432 पहला मल्टीपल होगा, ठीक है, जो 400 और 500 के बीच में होगा, जो इन सब का कॉमन मल्टीपल होगा। मतलब जो नंबर 6 से भी कटेगा, जो नंबर 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। अगला मल्टीपल, पहला तो ये आ गया, दूसरा मल्टीपल 48 फिर से जोड़ दो, कितना आ जाएगा, ये आएगा 480। तो पहला मल्टीपल तो ये होगा, दूसरा मल्टीपल यही होगा, ये दो ही मल्टीपल हैं, ठीक है, जो 400 और 500 के बीच में। तो इन दोनों का जोड़ चाहिए, कितना आएगा 2, 8 3 11 है
900 बार है। इन दोनों का सम कितना आएगा? 900 बार है। ये सही आंसर है। ठीक है, बात को समझे। 400 से 500 के बीच में नंबर जानना है कि कितने मल्टीपल होंगे जो 6 से भी कटे, 12 से भी कटे और आपका 16 से भी कटे। तो हमने क्या किया, इनका जो कॉमन मल्टीपल है 48 है, हम यानी कि इसका मतलब ये हुआ हमें 48 के मल्टीपल चाहिए। तो 400 और 500 के बीच में हमने मल्टीपल निकाले हैं 48 का। देखो ये नंबर ऐसा है जो 400 से कम है लेकिन 48 का मल्टीपल है। तो इसमें 384 में आपने क्या किया, 48 और जोड़ दिया तो कितना बन गया? 432। तो ये पहला मल्टीपल होगा जो 400 और 500 के बीच में होगा। ठीक है, और जो इनसे कट रहा होगा। तो पहला मल्टीपल ये हुआ और दूसरा मल्टीपल ये हुआ। ये दोनों मल्टीपल है जो 400 और 500 के बीच में है। ठीक है, इन्हीं का हमें दोनों का जोड़ चाहिए था। ये आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन और देख लें। कह रहा है ए एंड बी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है और इन्होंने कितना कैपिटल लगा रखा है ये हमें बता रहा है। देखो कैपिटल को अगर टाइम से गुणा कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? दोनों का कैपिटल दिया है, ए और बी का कैपिटल। कह रहा है आफ्टर फ्यू मंथ ए विड्रॉ एंड कलेक्टेड बैक हिज मनी। कह रहा है कुछ दिन के बाद में ए ने अपना पैसा निकाल लिया। एट द एंड ऑफ ईयर, एक साल के बाद में, यानी एक साल तक कुछ कुल बिजनेस चला था, ए और बी थे, ए ने निकाल दिया। इसका मतलब बी कंटिन्यू है पूरे 12 महीने के लिए। एट द एंड ऑफ दे रिसीव प्रॉफिट इस रेशियो में। आप समझें, दोनों का हमें प्रॉफिट भी दिया है, दोनों का कैपिटल भी दिया है। अगर डिवाइड कर दूंगा तो दोनों का टाइम आ जाएगा। अगर हम प्रॉफिट की बात कर लें तो दोनों का प्रॉफिट कितना है? 2:5। अगर दोनों का कैपिटल की बात कर लें तो कैपिटल कितना है जी आपका? 3:5। तो हम कर क्या रहे हैं? प्रॉफिट को कैपिटल से डिवाइड कर रहे हैं बेटा। अगर डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा कितना? 2/3 और यहां कितना आएगा? 1। ये टाइम का रेशियो होगा। अगर 3 से गुणा कर दें तो रेशियो कितना आ जाएगा? 2:3। ये टाइम का ही रेशियो है, बस ये फ्रैक्शन में था, इसे होल नंबर बनाया है। हमें पता है जो बी का टाइम है पूरे 12 महीने है। अगर बी का टाइम 12 महीने है तो 12 बनाने के लिए 4 से गुणा होगा। तो अगर इसमें 4 से हुआ तो इसमें भी 4 से गुणा होगा, यानी कि ये 8 महीने रहा है बिजनेस में। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है? आफ्टर हाउ मेनी मंथ डिड ए विड्रॉ। ए ने कितने समय के बाद अपना पैसा निकाला? तो भैया 8 महीने रहा है, तो इसका मतलब 8 महीने के बाद निकाला, तो सही आंसर होगा 8। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए क्या कह रहा है। द ब्रेकअप ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस ए और ई इन डिग्री। हमें डिग्री में दे रखे कितने कितने एम्प्लॉय ने काम किया है। ठीक है, अलग अलग ऑफिस में जो कुल एम्प्लॉय है वो 2400 हैं। कह रहा है परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉय इन ऑफिस सी इज 20%। जो यहां पे अगर हम बात सी की बात कर रहा है, सी में यहां पे मेल कितने हैं जी? 20%। तो इसका मतलब फीमेल कितने होंगे जी? 80%। ठीक है जी। एंड टोटल फीमेल वर्किंग इन कंपनी ई, कंपनी ई में जो फीमेल हैं वो 40 हैं, तो मेल कितने होंगे जी? 60। तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द रेशियो। हमें रेशियो बताना है किसका? नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन ई। ई में जो फीमेल काम कर रहे हैं, कंपनी ई कहां है? ये रहा। कंपनी ई में 72 डिग्री है, 2400 का 72 डिग्री, 2400 का 72 डिग्री। 72 डिग्री का मतलब 72/360। और इसमें से हमें फीमेल निकालने, तो फीमेल कितने हैं? 40%। इसका भी 40% क्या है? फीमेल। इसका हमें रेशियो बताना है। किससे रेशियो बताना है? टोटल नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन एम्प्लॉय इन कंपनी सी, कंपनी सी में जो फीमेल है उससे। कंपनी सी में अगर हम देखें 2400 का 54 डिग्री, 2400 का 54 डिग्री, और इसमें भी अगर हम फीमेल देखें तो फीमेल कितने हैं? 80%। अब मेरी बात समझे, मैं इसको पहले ही बता देना चाहता था कि भैया 2400 दोनों में कॉमन है, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, कैंसिल आउट हो जाना था। ऐसे ही जो ये वाला है 360 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाना था। जो परसेंटेज सिंबल है ये भी कैंसिल आउट हो जाना था। तो बचते केवल जो इफेक्टिव नंबर थे वो केवल ये दोनों थे और इसके ये दोनों थे। जो डिग्री में लिखा है और जो परसेंटेज में लिखा है बस वो इफेक्टिव है, बाकी सब कट जाएंगे। 40 से कटेगा 2 बार। ठीक है, अगर हम काटें 18 से तो 18 से कटेगा 3 बार और 18 से कटेगा क्या बार? 4 बार, और 2 से और कट गए 2 बार। तो फाइनल आंसर आया 2:3। 2:3 कहीं पे है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है टायर हैज 2 पंचर। एक टायर में 2 पंचर हैं। ठीक है, द फर्स्ट पंचर अलोन कैन हैव मेड इट फ्लैट इन इतना मिनट।
कहते जो पहला पंचर है वो 45 मिनट में टायर को फ्लैट कर देता है, जबकि जो सेकंड पंचर है वो 90 मिनट में फ्लैट कर देता है। देखिए पहले का टाइम दिया है, दूसरे का टाइम दिया है। पहले का टाइम कितना है जी आपका 45 मिनट, दूसरे का टाइम कितना है जी आपका 90 मिनट। टाइम एंड वर्क जैसा क्वेश्चन है, ये वर्क कहा जाएगा, इसकी इफिशियंसी 2 आएगी, इसकी इफिशियंसी 1 आएगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ एयर कह रहा है एयर लीक आउट एट द कांस्टेंट रेट, कह रहा है इन हाउ मेनी मिनट डज द बोथ पंचर टुगेदर मेक इट फ्लैट। कह रहा है दोनों को करने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। अगर टाइम निकालना दोनों का तो वर्क अपॉन दोनों की इफिशियंसी 3 है, 30 मिनट आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखें, कह रहा है ए बी एंड सी डी आर 2 कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की 2 कॉर्ड हैं ए बी और सी डी। एक सर्कल है आपका ये वाला, इसकी 2 कॉर्ड हैं ए बी और सी डी इन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए डी इज डायमीटर। अगर हम बात कर लें ए बी और सी डी, ये तो हुआ जी आपका ए बी और ये आपका हुआ सी डी। ये 2 कॉर्ड हैं एक सर्कल की जिनका सेंटर क्या है ओ है, ठीक है जी। अब आगे कह रहा है एडी क्या है, डायमीटर है। एडी डायमीटर है, डायमीटर बना देते हैं जो सेंटर से पास करेगा। एडी आपका डायमीटर हो गया, सही है जी। क्या कह रहा है, व्हेन प्रोड्यूस्ड ए बी एंड सी डी मीट एट पॉइंट पी। अगर ए बी और सी डी को प्रोड्यूस किया जाए, आगे की तरफ बढ़ाया जाए, तो ये कहीं जाके क्या हो जाते हैं जी, कट हो जाते हैं। थोड़ा टेढ़ा करके कट कराना पड़ेगा। यहां पे आगे कट कर लिए, माना पी पॉइंट पे कट किया है, बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा है आगे, कह रहा है डी ए पी। डी कहां है, ये रहा। ए कहां है, ये रहा। पी कहां है, ये रहा। ये वाला एंगल कितना है जी, 27, बहुत सही। आगे कह रहा है ए पी डी, ए पी और डी, ये वाला दे रखा है कितना जी आपका 35, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। तो कह रहा है देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल डी बी सी। डी कहां है, ये रहा। बी कहां है, ये रहा। और सी कहां है, ये रहा। हमें ये वाला एंगल बताना है, कौन सा वाला जी, डी बी सी। ये वाला एंगल कितना होगा ये बताया जाना है। अब आप मेरी बात एक समझेंगे, क्या समझेंगे जी आप, ये कॉर्ड है, इससे एक एंगल बनाइए और एक एंगल बनाइए, तो अगर वो 27 है तो ये भी 27 होगा क्या, आपका उत्तर बिल्कुल होगा। हमें ये वाला एंगल निकालना है। हाँ तो हम बात कर लेते हैं, देखो अगर ये 27 है, ये 35 है, तो ये एक्सटर्नल एंगल होगा, एक्सटर्नल इस ट्राइंगल के लिए, और एक्सटर्नल एंगल इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, जो कितना है 62 डिग्री। उम्मीद कर रहा हूं बात समझी होगी। अब अगर मैं ऐसे ही इस वाले कॉर्ड की बात करूं, इस वाले कॉर्ड की, इस कॉर्ड से एक एंगल तो बनना है ये, तो ये भी कितना होगा 62, हाँ है ना। और देखो ये जो ट्राइंगल है ये सेमी सर्कल का है, तो ये पूरा एंगल 90 होगा। तो अब अगर इसको घटाएंगे तो 90 में से ये घटाएं तो बचेगा कितना 28, यही इसका आंसर है 28, ठीक है। ओके समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 65 है, ए बी की वैल्यू क्या है 8 है, तो पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा सर ए प्लस बी होगा इंटू ए माइनस बी होगा। यानी मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लूं और ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लूं। अब समझिए ए प्लस बी और ए माइनस बी कैसे निकाले जाएंगे, इसको समझिएगा। अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, अगर मैं प्लस का 2ab कर दूंगा तो मुझे ए प्लस बी पता लग जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, माइनस का 2ab कर दूंगा तो ए माइनस बी पता लग जाएगा। तो यहां से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की 65, 2 टाइम ऑफ ए बी की वैल्यू क्या है 8, तो उसका 2 टाइम यानी 16 जोड़ दो, 16 जोड़ेंगे कितना बनेगा 81। ये ए प्लस बी का स्क्वायर होगा जी, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही यहां पे इसकी वैल्यू क्या है 65, माइनस 65 में से आपको कितना माइनस करना 16, ये कितना बचेगा 49, तो यानी कि ये है ए माइनस बी का स्क्वायर 49 के बराबर, तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा 7, 9 में 7 से गुणा करेंगे 63, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट एक और देख लें,
कह रहा है लेडर है जिसकी लंबाई क्या है 18 मीटर है, रेस्ट अगेंस्ट द वॉल सो दैट एंगल बिटवीन लेडर एंड वॉल। देखिए समझिएगा, ये एक दीवार है, इस दीवार पे एक सीढ़ी, लेडर का मतलब सीढ़ी खड़ी है, ऐसे एक सीढ़ी खड़ी है, यहां पे जो एंगल बनाया गया है वो 30 डिग्री है। पूछ क्या रहा है, तो बेस कितनी दूरी पे है लेडर का वॉल से, यहां से यहां का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आप समझिएगा, अगर ये 30 है तो ये कितना आएगा 60। अगर मैं tan 60 की वैल्यू निकालूं, tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, सॉरी √3। tan 60 की वैल्यू क्या होती है जी √3। तो इसका मतलब √3/1 कर दें तो ये आएगा परपेंडिकुलर, ये आएगा बेस। अगर ये √3 है तो ये 1 आएगा और ये आएगा 2। हमें लेडर की लंबाई यानी 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 18। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18 मीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 मीटर, और हमें 1 यूनिट ही निकालना है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा 9 मीटर, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, दे रखा है x की पावर 4 -79 x² +1 = 0। अच्छा, इसको अगर ऐसे लिख दूं x² x की पावर 4 +1 = 79 x² और x² से डिवाइड कर दें तो थोड़ा अच्छा बन जाएगा। कैसा बनेगा, x² से डिवाइड करेंगे तो बनेगा x² + 1/x² = 79। अगर आप दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, 2 इधर भी ऐड कर दें, 2 इधर भी ऐड कर दें, तो ये वाला बन गया भैया x + 1/x², x + 1/x², जो कितने के बराबर आया 81 के बराबर। तो x + 1/x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। इसी की वैल्यू पूछा है ना, अरे इसका मतलब भैया x + 1/x। ठीक है, तो 9 आंसर इसका होगा। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल इज इतना, हमें एसपी दे रखा है, कितना है जी, ये दे रखा है 59620, और कह रहा है ऐसा करने से प्रॉफिट हुआ इतना, तो कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। अच्छा, अगर समझिएगा यहां से अगर हम देखें प्रॉफिट कितना है जी 8.4, अगर सीपी मानोगे हम 100 तो हमारा जो एसपी आएगा वो आएगा 108.4, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा। मैं इसको 4 से डिवाइड कर ले रहा हूं, अगर 4 से डिवाइड कर लें तो 4 से डिवाइड होगा कितनी बार 250 बार, और 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 7 28, 4 एकम 4। हमें इसी की वैल्यू दे रखी है इतना। ठीक है, तो इससे नंबर क्या बार कटेगा, अगर हम इससे कट करेंगे 200 दूनी 4, 27 दूनी 54, पहले 2 बार कटेगा। ठीक है, 2 बार कटेंगे तो एक आएगा 2, 7 दूनी 14, इतना बनेगा। ये कितना है 96, 96 में से घटाएंगे ये बचेगा कितना 4, यह बचेगा 5 और 2, 2 बार फिर से कटेगा, 220 बार कट रहा है। अगर 220 की गुणा कर देंगे आप इसमें तो 00 और 25 दूनी 50, कैरी का 5, 55,000 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखें एक और क्या क्वेश्चन है, कोसेक ए, कोसेक ए किसके बराबर है, सेक ए के बराबर है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, उसको उल्टा कर दें तो साइन ए बराबर है कॉस ए के, और ये केवल तभी बराबर हो सकता है जब ए बराबर ये बी है, जब ए बराबर क्या हो बी के हो और ये 45 डिग्री हो। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b, a + b की वैल्यू पूछा है, a + b कितना आ जाएगा 90। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन और देख लें, कह रहा है इफ ए 9 डिजिट नंबर है, ये क्या नंबर है सर 4 8 5 x 3 6 7 8 y इज डिविजिबल बाय 72। अगर ये 72 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 8 से भी कटेगा और ये 9 से भी कटेगा। अगर कोई नंबर 8 से कटता है तो उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हैं, तो 7 8 और y ये 8 से कटना चाहिए। 8 9 72, बचेगा कितना 6। अगर 8 से काटना तो y बराबर कितना आना चाहिए, समझे, यहाँ 6 बचेगा तो y बराबर 4 आना चाहिए। ठीक है, तो y बराबर तो आ गया 4, बहुत बढ़िया। अब ये नंबर 9 से और कट रहा है, तो 9 से कटने का मतलब सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। अगर सम ऑफ डिजिट को 9 से कट करेंगे तो भैया आप समझें 4 और 5 कट जाएगा, और क्या कटेगा, और कुछ कटेगा 6 और 3 कट जाएगा,
अब बचा कितना, 8 और 8 16 और 7 23। 23 में से 9 का मल्टीपल 18 कट जाएगा, बचेगा कितना 5। 5 प्लस एक्स प्लस वाई, ये बचा। अब ये नंबर 9 से कटना चाहिए, ठीक है। जहाँ y बराबर हम 4 लिख चुके हैं पहले से ही, तो x की वैल्यू क्या आएगी सर 0। x बराबर 0 आएगा, 0 भी आ सकता है या x बराबर 9 भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। अगर 0 होगा तब भी सही है, 9 होगा तब भी सही है। क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x की स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है, तो यानी x बराबर 0 लेना पड़ेगा। अगर x बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू निकालना है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। y बराबर हमने कितना निकाला है 4, 4 का 2 गुना 8, ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आज का टेस्ट उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ आया होगा। ओके बेटा, थैंक यू।